जय हिंद दोस्तों। टॉप लर्निंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल। भूगोल में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, कुछ भी नहीं पढ़ा। मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सब जीरो जीरो है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। मुझे पता है जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट आ रही है वैसे वैसे आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही होंगी और आपको घबराना नहीं है। वीडियो आपको अंत तक देखनी है। जितने प्रश्न बताऊं 100 प्रश्न बताऊंगे, 100 प्रश्न 100 से ज्यादा ही होंगे। ये सभी प्रश्न अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है। फिर आप बताना, इस 100 प्रश्न पढ़ने के बाद आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देख लेना, आपको यही लगेगा कि मुझे 7-8 प्रश्न मुझे आ रहे हैं। ये वीडियो 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, तो ये वीडियो अपन तक जरूर देखना और बताना लास्ट में कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। और अपने आप से आपको इस बार वादा करना है कि हमें भूगोल में 90 प्लस का स्कोर करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। मित्रों, पहला प्रश्न है हमारा कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। लगभग ये हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। आप देख सकते हो 2020 के 3 सेट में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में और 2025 में। यदि आपके पास पिछले सालों का पेपर रखा हो तो आप देख लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। आपके पास 2020 का सेट वाई ई का हो, वाई एफ का हो, वाई डी का हो, 21 का ई जे का हो, आप ये जितने भी सेट मैंने लिखे ना, आपके पास कोई भी सेट हो उनमें देख लेना। आपको मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। अब आपको पता होगा कि 3 से 4 विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषा दी, तो आपको जिसके अनुसार याद हो उनके अनुसार आपको लिख देनी है। तो हम समझेंगे रेड जेल के अनुसार। मानव भूगोल की परिभाषा हम किनके अनुसार समझने वाले हैं? रेड जेल के अनुसार समझने वाले हैं। तो देखो समझो कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। इसी को मानव भूगोल की परिभाषा इस तरीके से किसने दी है? रेड जेल ने दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या दी है, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उसी को मानव भूगोल कहते हैं। आपको आशा करता हूँ अब ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी बन जाता है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो मानव भूगोल को परिभाषित दीजिए, पहला प्रश्न है हमारा, और आंसर में लिखेंगे रेड जेल के अनुसार। हम रेड जेल के अनुसार परिभाषा अपनी लिखने वाले हैं। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए या बताइए। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए या लिखिए। तो देखो ऐसे इस तरह हेडिंग डाल देंगे कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र निम्नलिखित हैं, ये निम्न है। पहला लिखेंगे व्यवहारकारी या व्यवहारवाद, क्या व्यवहारवादी विचारधारा, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं व्यवहारकारी विचारधारा भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है सामाजिक कल्याणवादी विचारधारा। तीसरा है हमारा अमूलवादी विचारधारा आदि हैं। ये उप क्षेत्र हैं। तो हम देखो इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ व्यवहारकारी भी लिख सकते हैं, व्यवहारकारी विचारधारा, सामाजिक कल्याणकारी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा। ठीक है। तो आपको उस तरह नहीं लिखना, तो आप इस तरह जैसे लिखा है आंसर सेम टू सेम इस तरह आंसर याद कर लेना कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है व्यवहारवादी विचारधारा, दूसरा है सामाजिक कल्याणकारी या कल्याणवादी विचारधारा, तीसरा है अमूलवादी विचारधारा, और फिर कॉमा करके लिख देना है आदि हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है भौतिक घटक, दूसरा है मानव घटक। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से, तो आपको सिंपल से लिख देना है कि भौतिक घटक और मानव घटक। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भौतिक घटक और मानव घटक किसके प्रमुख घटक हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि पृथ्वी के घटक हैं। किसके घटक हैं? पृथ्वी के घटक हैं। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, भौतिक घटक और मानव घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ये 2023 में पूछा गया है
और जो ये वाला प्रश्न है पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक, ये अभी तक नहीं पूछा गया और ये पूछा जा सकता है 2026 के पेपर में। कब पूछा जा सकता है? ये 2026 के पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है। ये 2023 में पूछा गया था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो चलो समझते हैं इसको भी। देखो आराम से हेडिंग डालनी है आपको, मन हो तो हेडिंग डालना, ना मन हो तो ना डालना, ठीक है। इस तरह डाल देना, हेडिंग डाल देना मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, बस इतना डाल देना हेडिंग। फिर इसके बाद लिख देना आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्न को शामिल किया जाता है। किनको शामिल किया जाता है? निम्न को। जैसे आर्थिक भूगोल को शामिल किया जाता है, राजनीतिक भूगोल हो गया, जनसंख्या भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, परिवहन भूगोल हो गया, प्रादेशिक भूगोल हो गया, नगरीय भूगोल हो गया। बस, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र निम्नलिखित हैं: आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और नगरीय भूगोल। क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम बताइए, लिखिए। ये 2020 और 2023 के सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर में लिख देंगे कि मानव भूगोल की 2 शाखाएं निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल। पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल। मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो पहला लिख सकते हैं आर्थिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल। छठा है हमारा कि एलन सी सैंपल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। देखो अब हमसे पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा तो हमको देना है, परिभाषित कीजिए अर्थात हमें मानव भूगोल की परिभाषा लिखना है, और किन के अनुसार लिखना है? एलन सी सैंपल के अनुसार हमें मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी है। तो उत्तर डाल के लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। फिर लिखेंगे मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखो इनकी परिभाषा नॉर्मल से शब्दों में है, ये समझो कि मानव भूगोल अस्थिर है। कैसा है? अस्थिर। पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है, मतलब रुकी हुई है। और क्रियाशील मानव, जो मानव है वो क्रियाशील है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। उनके बीच, पृथ्वी और क्रियाशील मनुष्य के बीच, ठीक है, क्रियाशील ये पृथ्वी मान लो, ये क्रियाशील मनुष्य, इनके बीच के परिवर्तनशील संबंध का ही अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो एलन सी सैंपल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। ये 2025 में पूछा गया है। किन के अनुसार? ये 2025 में पूछा गया है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। आपको अच्छी सी हेडिंग डाल देनी है, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। फिर लिखना है आपको मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन 2023 में 2024 में पूछा गया है कि प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। तो कुछ नहीं है, सिंपल से शब्दों में इसे भी याद कर लेते हैं। उत्तर में आपको लिखना है कि प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा दिए गए अवसर, प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। अब एग्जाम्पल समझ लो इसको कैसे हम समझ सकते हैं और अच्छे से। तो पहले इसको एक बार और पढ़ो, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव जो होता है, मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, हमें पेड़ पौधे किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। और जो पेड़ में फल लगे होते हैं वो किससे मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। अब हम उन फलों का उपयोग करके खा लें तो क्या हुआ? प्रकृति का मानवीकरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझो, वायु। क्या? वायु ये कैसी है? प्राकृतिक है। कैसी है? प्राकृतिक ही है, ठीक है। वायु से हम क्या? ऑक्सीजन लेते हैं। अब हमने वायु का उपयोग किया ना, तो ये क्या हो गया? प्रकृति का मानवीकरण हो गया। पेड़ मिलते हैं, पेड़ प्रकृति में पेड़ मिलते हैं नहीं मिलते? पेड़ की लकड़ियों का हम क्या करते हैं? उपयोग किस में करते हैं? खाना बनाने में करते हैं, ठीक है। घर बनाने में भी करते हैं, स्टूल मेज बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति द्वारा वो हमें अवसर दे रही है। अवसर मतलब वो हमें लकड़ी दे रही है। प्रकृति क्या दे रही है? लकड़ी दे रही है। मानव उसका क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। मानव क्या कर रहा है? लकड़ी का उपयोग कर रहा है। और जब उपयोग करने लगता है तो धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है।
जल कैसा है? प्राकृतिक है। हम उसे पीते हैं, वो हमें अवसर दे रहा है कि इसे पियो। हम पीते हैं, हम जीवित रहते हैं। इसी तरह जब हम प्रकृति का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो धीरे-धीरे से प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। तो प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का मानव द्वारा उपयोग करने से धीरे-धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि पर्यावरण क्या? पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। ये 2023 एएम के सेट में पूछा गया था कि पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो प्राकृतिक मानव की वह अवस्था, प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था। क्या आज्ञा मानता था? उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। अब मान लो एग्जाम्पल समझ लो, एक बार इसको और समझो, फिर मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। कि पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। तो प्राकृतिक मानव की वह अवस्था जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता था, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता था। अब ये समझो, आज से हजारों साल पहले खेती नहीं हुआ करती थी, तो क्या हुआ करते थे? फल फ्रूट हुआ करते थे। तो मानो उसका क्या करता था? सेवन करता था। क्या करता था? सेवन करता था। प्रकृति की आज्ञा मानता था कि यदि देखो प्रकृति ने आदेश दिया, मान लो किसी पेड़ पौधे ने आदेश दिया कि अब आदेश कैसे देगा, मतलब काल्पनिक देगा, तो आपको काल्पनिक समझना है। आदेश देगा कि जो पेड़ है वो मनुष्य को कहता है कि तुम आओ मेरे पास, मेरी छाया में बैठो, मेरे फल खाओ और यहीं पर आराम करो, मेरी लकड़ी का यूज करो, अपने घर बनाओ, ऐसे कहता था, ठीक है। तो प्राकृतिक मानव की वह अवस्था है जब वह प्रकृति की आज्ञा मानता है। मानव क्या करता है? प्रकृति की आज्ञा मानता है, उसी को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। परिभाषा कुछ ज्यादा पूछता है, कोई ना कोई आपको एक परिभाषा देखने को मिल सकती है। वो चाहे मानव भूगोल की परिभाषा हो, प्रकृति का मानवीकरण हो, पर्यावरण निश्चयवाद हो, या फिर नव निश्चयवाद हो, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी 2023 के एएन सेट में पूछा गया था। किस सेट में पूछा गया था? एएन सेट में पूछा गया था। और पर्यावरण निश्चयवाद ये पूछा गया था 2023 के एएम सेट में, तो ये 2026 में पूछे जा सकते हैं। चलो समझते हैं नव निश्चयवाद को परिभाषित करना। चलो नव निश्चयवाद की परिभाषा समझते हैं। तो नव निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की सीमा के बीच एक मध्य मार्ग है, जिसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। इसी को नवनिश्चयवाद कहा जाता है। नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद, ठीक है, तथा संभववाद की सीमा के बीच एक मध्यम मार्ग होता है। क्या होता है? मध्य मार्ग होता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति का साथ समझौता करना ही पड़ेगा। अब प्रकृति के साथ समझौता कैसे? यदि हम पेड़ ज़्यादा काट देंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें मजबूरन बस प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ेगा। हमें प्रकृति के जो पेड़ हैं उन्हें काटना बंद करना होगा। यदि हम पेड़ नहीं काटते ही रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें खाना भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और हमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कोई भी अवसर हो, हमें एक पेड़ अपने घर में या फिर गमला ही क्यों ना लगाएं, अपने घर में अपने गमला या पेड़ पौधे कहीं पर भी किसी भी अवसर पर लगाने चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे लगाओ, जिससे आप ही के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं दो उपागमों का नाम बताइए, या दो उपागमों को बताइए, दर्शाइए या लिखिए। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ चेंज हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। ये 2022 के ईडब्ल्यू सेट में पूछा गया था कि मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं दो उपागमों को बताइए। तो देखो मैंने 4 उपागमों आपको बताऊंगा, कोई आपको 2 याद रखना, ठीक है। पहला है प्रत्यक्षवादी उपागम, तंत्र उपागम, मानववादी उपागम, कल्याणपरक उपागम। ये 4 है, 4 में से कोई आपको 2 याद रखना है और बोर्ड एग्जाम में आए तो इस प्रश्न को छाप कर आना है, रप्पा काट के आना है। और भूगोल में 70 नंबर का पेपर आता है, आपको कम से कम 62 से 65 नंबर लेकर आना है भूगोल में। देखो ये थोड़ा लिखित सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें हैंड राइटिंग के 1-2 नंबर कट सकते हैं। आप देखते होंगे कि मेरी हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, पर कोई नहीं, हैंड राइटिंग को नहीं ध्यान देना, हमें नॉलेज पर ध्यान देना
है। तो मानव भूगोल के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों को बताइए। तो प्रत्यक्षवादी उपागम, तंत्र उपागम, मानववादी उपागम, कल्याणपरक उपागम। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? उत्तर में लिखना है भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? तो भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी, किसको? पृथ्वी को मानव का घर के रूप में समझना ही सरोकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की विवेचना कीजिए। ये 2022, 23 और 25 में पूछा गया है। ये 3 सेटों में पूछा गया है। ये 2026 में भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी हमें तैयार करके चलना है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारण निम्नलिखित हैं। कैसे कारण है? भौगोलिक कारण है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। कैसे हैं? भौगोलिक। आर्थिक कारण भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों पर विवेचना कीजिए। तो हम समझना है जनसंख्या के, हमें केवल समझना है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है। आप आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है जल की उपलब्धता। अब मान लो कहीं जल ही नहीं है तो वहाँ जनसंख्या होगी ही नहीं। एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे अब मान लो रेगिस्तान में जल नहीं होता तो वहाँ ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती। भू आकृति, यदि भू अच्छी आकृति नहीं होती, भू यदि उपजाऊ नहीं होगी, वहाँ भी जनसंख्या नहीं होगी। यदि मान लो भूमि है, राजस्थान में समझ लो, जैसे कि अब वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर भूमि कृषि नहीं होती तो वहाँ पर भी रुकना असंभव है, जनसंख्या नहीं होगी। जलवायु, यदि वहाँ की जलवायु भी अच्छी नहीं तो वहाँ पर भी जनसंख्या अच्छी नहीं होगी। इस वजह से ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला है जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। अभी तक ये किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया है, पर ये 2026 में पूछा जा सकता है क्योंकि वो प्रश्न एग्जामिनर उठाता है जो अभी तक पूछे न गए हों ज़्यादा, ठीक है। तो आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। और जैसे मानव भूगोल की परिभाषा रेडजल के अनुसार हजारों बार पूछा गया है, वैसे जनसंख्या घनत्व की परिभाषा भी हजारों बार पूछी गई है। हजारों बार का मतलब होता है 8 से 10 बार, जब से अर्थात जैसे 2014 से मान लो पेपर होना है, 2020 से धर लो, कब से 2020 से धर लो, तो लगभग वो हर साल पूछता है। कब पूछता है? हर साल पूछता है। उसी को कहते हैं हजारों साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो ये 2020 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, ठीक है, 22 में पूछा गया है, 23 में, 25 में, 22 में, और भी कई सेटों में पूछा गया होगा जो मैंने नहीं लिखे, जितने मुझे मिल पाए मैं उतना ही लिख पाया हूँ। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे क्षेत्र के अनुपात में प्रकट किया जाता है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए तो प्रति वर्ग का मतलब होता है 1 वर्ग, 1 किलोमीटर वर्ग में, किसमें? 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे क्षेत्रफल के अनुपात में प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। ये 2024 में पूछा गया था। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो लिख सकते हैं जन्म दर पर नियंत्रण। हमें जन्म दर पर नियंत्रण करना होगा। यदि जनसंख्या नियंत्रण करनी है तो हमसे सबसे जरूरी है जन्म दर पर नियंत्रण करना होगा। अब ये कैसे? तो हमें खेल के साधन और लाने होंगे, क्योंकि हमारे पास खेल के साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो लोग वो अपना ही खेल खेलते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है जन्म दर पर नियंत्रण आपको लगाना होगा, परिवार नियोजन को अपनाना होगा। किसको अपनाना होगा? परिवार नियोजन को अपनाना होगा। और फिर आप कॉमा करके लिख देना, जनसंख्या नियंत्रण के ये 2 उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? ये 2020,
2022 और 23 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020, 22 और 23 में पूछा गया है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिखेंगे कि किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उसे राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली या रहने वाले लोगों को संपूर्ण जनसंख्या, मतलब उस क्षेत्र में रहने वाली संपूर्ण जनसंख्या को ही राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये 2020-21 में पूछा गया है कि जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे जनसंख्या के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। प्रवास के प्रमुख प्रकार हैं। जनसंख्या प्रवास के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं कि अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, या फिर आप स्थानांतरण के स्थान पर प्रवास भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रवास। ठीक है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतर प्रांतीय प्रवास, स्थानीय प्रवास, दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास और दैनिक प्रवास। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतर प्रांतीय स्थानांतरण, स्थानीय स्थानांतरण, दीर्घकालीन स्थानांतरण, सामयिक स्थानांतरण, दैनिक स्थानांतरण। आप इस प्रकार भी ले सकते हैं। जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ये कुछ 7 से 8 पॉइंट थे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस पे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे कि जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? ये 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है। तो जनसंख्या का प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक गतिशीलता या स्थानीय गतिशीलता है, जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या प्रवास से इतना ही तात्पर्य है कि जनसंख्या का प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक गतिशीलता या स्थानीय गतिशीलता है, जो एक भौगोलिक स्थान से, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, उसी को प्रवास कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा उसे भी समझते हैं, और हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जनसंख्या प्रवास का अर्थ है कि, यह तात्पर्य है कि वह इकाई या वह भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, उन्हीं को प्रवास कहते हैं। या फिर इस तरह लिख सकते हैं कि जनसंख्या प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक गतिशीलता या स्थानीय गतिशीलता है, जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। अपने समान निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना प्रवास कर दें। मान लो सम्मान निवास, मतलब जैसे आपका जन्म हुआ है यूपी में। कहाँ? यूपी में। अब जाकर रहने लगे आप थाईलैंड में। कहाँ? थाईलैंड में, इंग्लैंड में या दिल्ली में जाकर रहने लगे। अब जैसे देख लो एग्जांपल के लिए, विराट कोहली कहाँ रहते थे? पहले भारत में, अब वो कहाँ रहने लगे? विदेश में। तो ये कैसे हो गए? ये जनसंख्या प्रवास हो गया। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए, उनका संबंध किस महाद्वीप से है। ये 2022 में पूछा गया है कि विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम बताना है और उनका संबंध किस महाद्वीप से, ये भी बताना है। तो देखो, चीन और भारत। ठीक है, चीन और भारत। अप्रैल 2024 से भारत नंबर 1 पर आ गया है, पर भारत की जनगणना नहीं हुई है, इस वजह से चीन नंबर 1 पर है। ठीक है। तो यदि आपसे पूछे प्रश्न में विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो अभी आपको चीन ही बताना है। वैसे भारत नंबर 1 पर आ गया है, पर भारत अभी 1 नंबर पर नहीं आया, क्योंकि अभी भारत की जनगणना नहीं हुई है। अप्रैल 2024 से भारत नंबर 1 पर है, पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। तो नंबर 1 पर कौन है? चीन है। दूसरे नंबर में कौन है? भारत है। इनका संबंध किस महाद्वीप से? तो एशिया महाद्वीप से। किससे है? एशिया महाद्वीप से है। विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए, उनका देश किस महाद्वीप से संबंधित है। तो चीन और भारत, इनका संबंध एशिया महाद्वीप से है। 20वां है हमारा कि अप्रवासी तथा उत्प्रवासी में क्या अंतर है। अभी तक ये प्रश्न किसी भी सेट में नहीं पूछा गया है।
ये 2026 में पूछा जा सकता है किसी न किसी सेट में। इसको टिक मान लो अच्छे से इम्पोर्टेंट में, ठीक है, इसे अलग से लिख लो कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप्रवासी तथा उत्प्रवासी में क्या अंतर होता है। तो किसी भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में लोगों के आकर बसने को आप्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्रवास कहते हैं या आप्रवासन कहते हैं। किसी भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में लोगों के आकर बसने की प्रक्रिया आप्रवासन कहलाती है, जबकि वह प्रवासी जो अपने नागरिकता वाले देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है उसे उत्प्रवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रवासी कहलाता है। अप्रवासी तथा उत्प्रवासी में क्या अंतर है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो नहीं आया, एक बार और समझो कि किसी भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में लोगों के आकर बसने को आप्रवासन कहते हैं। ठीक है, देखो अब कोई एक इकाई है, मान लो आप जैसे यूपी में हो, ठीक है, मान लो यूपी में हो, यूपी में मान लो जैसे आप हमीरपुर जिले में हो। किस में हो? हमीरपुर जिले में हो। अब जाकर आप कहाँ बस जाओ? कानपुर में बस जाओ। कहाँ बस जाओ? कानपुर में बस जाओ। ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा आप्रवासन। क्या होगा? आप्रवासन। जबकि एक प्रवासी जो अपने नागरिकता वाले देश को छोड़कर, अब मान लो आप इंडिया में हो, कहाँ हो? भारत में रहते हो। कहाँ रहते हो? भारत में। ठीक है, आपको नागरिकता कहाँ की मिली है? भारत की नागरिकता मिली है। किस मिली है? भारत की नागरिकता मिली है। अब जाकर आप क्या लिखा है इसमें कि वह प्रवासी जो अपने नागरिकता वाले देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है उसे उत्प्रवासी कह लेते हैं। जैसे मान लो आप भारत के हो, अब आप जाकर यूएसए में बस गए या दुबई में बस गए, तो आप नागरिकता खो दी आपने, तो आप क्या कहलाओगे? उत्प्रवासी कहलाओगे। क्या कहलाओगे? उत्प्रवासी कहलाओगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमसे कि विश्व के किन्हीं दो जनसंकुल क्षेत्रों का मतलब होता है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले। क्या होता है? जनसंकुल क्षेत्रों का मतलब होता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले। तो विश्व के किन्हीं दो जनसंकुल क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो वर्तमान समय में जनसंख्या के 3 विशाल क्षेत्र हैं जिनमें मानव समूह सम्मिलित है। पहला एशियाई समूह है, जन समूह है, यूरोपियन जन समूह है और अमेरिकन जन समूह है। एशियन मतलब जिसमें देखो चीन आता है। क्या आता है? चीन आता है। ठीक है, यहाँ समझ लो, चीन आता है, भारत आता है। ठीक, एशिया में जितने भी देश आते हैं, तो चीन भारत तो आपको पता वैसे ही नंबर 1 में चल रहा है। दूसरा यूरोपियन है और अमेरिकन है। कौन है? अमेरिकन है। तो विश्व के किन्हीं दो जनसंकुल क्षेत्रों अर्थात अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का उल्लेख करना है। तो एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह और अमेरिकन जनसमूह। क्वेश्चन नंबर 22वां है हमारा कि लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 स्त्रियों को या स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र होता है लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या कोष्टक बंद गुणे 1000। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्वेश्चन है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये 2020 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो उत्तर में लिखेंगे, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता। ये सबसे मेन चीजें हैं मानव विकास के। किसके लिए? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों में कौन 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 से हैं। देखो मानव विकास क्या, मान लो कि अब हमें विकसित बनना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लानी है, एआई से काम कराना है, तो मानव विकास के लिए सबसे जरूरी क्या? स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य सबसे अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, तो आप ये छोटे मोटे हाई स्कूल इंटर के एग्जाम 10 बार आप निकाल लोगे। आप यूपीएससी भी निकाल सकते हो यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप बीमार रहते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गरीबी, दूसरा है स्वास्थ्य। यदि आपकी खराब है तो आपकी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो अपने स्वास्थ्य पर काम करो, न कि अदर चीज़ों में। अब दूसरी चीज़, यदि आपके मानव विकास को और बेहतर बनना चाहते हो, आप सक्सेस बनना चाहते हो, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
जितनी ज़रूरी हमें श्वास मतलब जिंदा रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है, वैसे हमें यदि भविष्य में जीना है तो शिक्षा के बिना हम नहीं जी पाएंगे। एक बार स्वास्थ्य यदि हमारा खराब है पर नॉलेज है तो हम जी लेंगे, पर यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। शिक्षा ही भविष्य का पासपोर्ट है। ठीक है, तो आपको शिक्षा लेनी आवश्यक है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप दबा के मन लगा पढ़ाई कीजिए। तीसरा संसाधन है कि संसाधनों तक पहुंचने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ये 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगभग ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए या लिखिए। तो देखो, मैं ये प्रश्न आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में बता भी चुका हूँ, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी हो सकता है। क्योंकि देखो 7 से 8 सेट बनने हैं आपके, वैसे बनते जहाँ तक 14 से 12 सेट हैं। कितने? 12 से 14 सेट बनते हैं, और पेपर आपको 7 सेटों को दिया जाता है। अभी कहीं कहीं पेपर लीक हो जाता है, आपने सुना भी होगा। तो बाकी ये पेपर हार्ड बनाए जाते हैं, ये 7 पेपर या 5 पेपर हार्ड बनाए जाते हैं, ये बाद में आपको दिए जाते हैं। ये लगभग सभी सेटों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मैं आपको ये प्रश्न बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ, यदि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो। चलो, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: क्षमता, सशक्त पहुंचता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इस वीडियो पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता है कि मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? उसका संबंध किस देश से था या किस देश से है? मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, उसका संबंध किस देश से है? तो मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, और वो पाकिस्तान से संबंधित थे। तो मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, उनका संबंध किससे है? तो मानव विकास, देखो जैसे हमें मानव भूगोल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, इसका भी आंसर हमें जरूरी है। तो मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, और इनका संबंध पाकिस्तान देश से था। किससे था? पाकिस्तान से था। पहले इनका संबंध भारत से था। 1947 में, कब? 1947 में 14 अगस्त रात को, 14 अगस्त 15 अगस्त होने से पहले 12 बजे, ठीक है 12 बजे, रात के 12 बजे, सॉरी 12 बजे, रात के 12 बजे ही बंटवारा हो गया था, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में चले गए थे। नहीं थे, कहाँ के थे? भारत के ही थे। पहले पाकिस्तान भारत में ही था, आपको पता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल्य मानव विकास सूचांक वाले 3 देशों के नाम बताइए। विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल्य मानव विकास सूचांक वाले 3 देशों के नाम बताना है। तो नॉर्वे नंबर 1 पर है, स्विट्जरलैंड नंबर 2 पर है, सिंगापुर नंबर 3 पर है। विश्व के सर्वोच्च मानव विकास सूचांक वाले 3 देश निम्नलिखित हैं। विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल्य मानव विकास सूचांक वाले देशों के नाम बताना है। तो पहला नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर विश्व के सर्वोच्च मानव विकास सूचांक वाले देश हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? ये 2020-22 में पूछा गया है कि मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास का मापन सूचांक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सूचांक द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचांक स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों की पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचांक मानव विकास की प्राप्ति को मापन करता है। मानव विकास सूचांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास का मापन सूचांक करता है, मापन सूचांक करता है। मानव विकास सूचांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचांक मानव विकास की प्राप्तियों को मापन करता है। नंबर 28वां है हमारा, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। आपको बताना क्यों अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन 2021 के ईजी सेट में पूछा गया था। तो आपको उत्तर में लिखना होगा, स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है कि क्योंकि ये वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देता है। इससे वृक्षों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। क्वेश्चन हमारा कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए।
उत्तर में आपको लिखना है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देता है। इसलिए या इससे वृक्षों का ह्रास होता है, इससे वृक्षों का हानि होती है। इसलिए इसलिए स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों जाती है, अर्थात की जाती है। बाजारीय कृषि सब्जी का कौन सब्जी, बाजारीय सब्जी कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। ये क्वेश्चन 2021 में 2024 में पूछा गया है। उत्तर में लिखेंगे कि बाजारीय सब्जी कृषि अर्थात नगरीय कृषि के समीप की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र का उत्पादन होने वाली सब्जी, फल तथा फूल वहां शीघ्र ताजी ताजी जाकर अच्छे मूल्य पर बेचे जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, बिक सकती है या बेचे जा सकते हैं। तो बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप क्यों की जाती है, क्योंकि आप यहाँ समझो, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जी, फल तथा फूल वहां शीघ्र ताजी ताजी जाकर अच्छे मूल्य पर बिक जाते हैं। इस वजह से बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि बागाती कृषि को रोपड़ कृषि भी बोलते हैं, कि बागाती कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2022 में 2 सेटों में पूछा गया था कि बागाती कृषि या रोपड़ कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। उत्तर में आपको लिखना है कि बागाती या रोपड़ कृषि से आशय उस कृषि से है जिससे पौधा लगाकर बागों से व्यवस्थाकिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, अतः इसे बागाती कृषि भी कहा जाता है। इसमें जो रोपड़ कृषि में या बागाती कृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं, चाय आता है, कॉफी आता है, रबड़ आता है, कोको आता है, गन्ना आता है तथा अनानास आदि फसलें उगाई जाती हैं। और ये किस तरह से उगाई जाती हैं, एक बाग की तरीके उगाई जाती हैं, बाग टाइप का, ठीक है, बाग टाइप का। इसी से संबंधित बागाती होता है। क्या बागाती कृषि को रोपड़ कृषि कहते हैं, क्या बागाती कृषि को रोपड़ कृषि अन्य भाषा में कहते हैं। कि किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख करना है तो आप लिखेंगे कि बागाती रोपड़ कृषि से आशय उस कृषि से है जिससे पौधा लगाकर बागों से व्यवसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। कैसा व्यवसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, अतः इसे बागाती कृषि भी कहा जाता है। इनमें चाय, कॉफी, रबड़, कोको, गन्ना तथा अनानास आदि फसलें उगाई जाती हैं। क्या की जाती हैं, आदि फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि भारवाही पशुओं के विषय में आप लिखिए। भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। ये 2020 में, 2022 में, 2024 में पूछा गया है कि भारवाही पशुओं के विषय में आप क्या जानते हैं, उनके बारे में आपको लिखना होगा। तो लिखेंगे कि भार ढोने वाले पशुओं को भारवाही पशु कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारवाही पशु के विषय में क्या लिखिए, कुछ भी लिखिए, क्या आप जानते हैं, संक्षिप्त में समझाइए, परिभाषा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अभी तक ऐसे पूछा गया है कि भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए, तो आपको लिखना होगा भार ढोने वाले पशुओं को भारवाही पशु कहते हैं। इनमें से आते हैं बैल आता है, भैंसा आता है, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, याक, हाथी भारवाही पशु हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारवाही पशु के विषय में लिखिए। तो भार ढोने वाले पशुओं को भारवाही पशु कहते हैं। इनमें से बैल, भैंसा, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, याक आदि जानवर आते हैं। निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, ये 2025 में आईपी के सेट में पूछा गया था कि निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। उत्तर में हमें लिखना होगा निर्वाह कृषि वह है जिसमें किसान अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है, न कि बाजार में बेचने के लिए। निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह का मतलब होता है किसी चीज को, मतलब हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, हमें अपने परिवार की और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, न कि हमें लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता, उसी को निर्वाह बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है, तो निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान कौन होता है, किसान अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है,
ना कि बाजार में बेचने के लिए करता है। ठीक है, उसी को निर्वाह कृषि बोलते हैं। ये 2025 में पूछा गया था, तो 2026 में भी पूछा जा सकता है किसी न किसी सेट में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है लिखा है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। चलवासी पशुचारक से क्या आशय है, ये 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था कि चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे जो पशुचारक नए चारागाहों और जलाशयों की खोज में पशुओं को लेकर आते जाते हैं उन्हें चलवासी पशुचारक कहलाते हैं। उन्हीं को पशुचारक कहलाते हैं। तो चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। ये क्वेश्चन कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्न पूछता है। कब पूछता है, लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछ लेता है, 4 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है कि चलवासी पशुचारक से क्या आशय है। तो जो पशुचारक नए चारागाहों और जलाशयों की खोज में पशुओं को लेकर आते जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं उन्हीं को चलवासी पशुचारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनन को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये क्वेश्चन 2025 के आईपी सेट में ही पूछा गया है कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। उत्तर में लिखेंगे खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता, आर्थिक विकास प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास प्रौद्योगिकी, श्रम की उपलब्धता, श्रम मतलब मजदूर या किसानों की उपलब्धता, पर्यावरणीय नियम और सामाजिक सांस्कृतिक कारण खनन को प्रभावित करते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो खनिजों की उपलब्धता, आर्थिक विकास प्रौद्योगिकी, श्रम की उपलब्धता, पर्यावरण नियम और सामाजिक सांस्कृतिक कारण खनन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अर्थात 35 नंबर का क्वेश्चन है कि रोपड़ कृषि क्या है। रोपड़ कृषि क्या है, ये 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था कि रोपड़ कृषि क्या है। उत्तर में लिखेंगे ये पौधा लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपड़ कृषि कहलाता है। रोपड़ कृषि क्या है, तो पौधा लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपड़ कृषि कहलाता है। जैसे कि चाय, ठीक है, कॉफी ईटीसी आ जाता है, इनमें से बहुत से, रबड़ है, ठीक है, केला है, कपास है, ऐसी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो रोपड़ कृषि क्या है, तो पौधा लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपड़ कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि रोपड़ कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। रोपड़ कृषि के 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। ये 2020 में 2024 में पूछा गया है कि रोपड़ कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। तो हम उत्तर में लिख सकते हैं रोपड़ कृषि की में आता है जैसे चाय आता है, कॉफी आता है, रबड़ आता है, कोको आता है, गन्ना आता है, केला आता है, कपास आता है, अनानास आता है, आदि फसलें उगाई जाती हैं। इनमें से कोई आपको 2 के नाम लिखने हैं, केवल 2 के नाम। कहता है कि रोपड़ कृषि की 2 फसलों के उल्लेख कीजिए। कोई आप चाय लिख सकते हो, कॉफी लिख सकते हो, गन्ना है, केला है, कपास है, अनानास है, रबड़ है, कोको है, आदि फसलें उगाई जाती हैं। खनन की 2 विधियों का नाम लिखिए। खनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था कि खनन की 2 विधियों का नाम लिखिए। तो पहला है, उत्तर में लिखेंगे, पहला है धरातलीय खनन विधि, धरातलीय खनन विधि। दूसरा लिख सकते हैं भूमिगत खनन विधि। क्या लिख सकते हैं, भूमिगत खनन खनन विधि। अब भूमिगत को ही दूसरे शब्द में बोला जाता है कूप की, क्या, कूप की खनन विधि। तो आप कोई 2 लिखने, बस लिख देना, ठीक है। खनन की 2 विशेषताओं, विधियों का उल्लेख कीजिए या उनके नाम लिखिए। तो धरातलीय खनन विधि, भूमिगत या कूप की खनन विधि। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं, और इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन को आप ये मत सोचना ट्रक कृषि क्या होता है। ये क्वेश्चन वास्तव में 2020 में, 25 में और 24 में भी पूछा गया है। जहाँ तक ये क्वेश्चन 24 में भी पूछा गया है, किसी न किसी से पूछा गया था, मैंने देखा था, मुझे क्लियर याद नहीं किसने पूछा गया था, पूछा गया है कि ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखेंगे, अब देखो थोड़ा बहुत आप नाम चेंज कर सकते हो, केवल नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। उत्तर पश्चिम, आप उत्तर पूर्व पश्चिम, आप चारों
दिशाओं के नाम लिख सकते हो, ठीक है। उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम एशिया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आप अदर कंट्री का नाम लिख सकते हो। भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्रों से फल, फूल, सब्जियां ट्रकों से भरकर निकटवर्ती बाजारों में भेजी जाती हैं, जिसे ट्रक कृषि कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिख सकते हो उत्तरीय पश्चिम, कैसे? उत्तरीय पश्चिम यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्रों से फल है, फूल है, सब्जियां हैं, ट्रकों में भरकर निकटवर्तीय बाजारों में भेजी जाती हैं, अतः इसे ट्रक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः इसे ट्रक कृषि कहते हैं। तो ट्रक कृषि किसे कहते हैं बताओ? उत्तर पश्चिम यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्रों में से फल फूल सब्जियां ट्रकों में भरकर निकटवर्ती बाजारों में बेच दी जाती हैं, अतः इसे ट्रक कृषि कहते हैं। निकटवर्ती का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास, निकटवर्ती, पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि वृहद, क्या? वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो देशों के नाम लिखिए। वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि के करने वाले दो देशों के नाम लिखिए। ये 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया था। कि क्वेश्चन एक बार और समझो कि वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो देशों के नाम आपको लिखना है। पहला है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पंपस घास, क्या? अर्जेंटीना में पंपस घास बहुलक क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, क्या? डाउन्स घास के मैदान वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो प्रमुख देश हैं। वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो देशों के नाम लिखिए। तो अर्जेंटीना में पंपस घास बहुलक क्षेत्र है तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले दो देश प्रमुख निम्नलिखित हैं, यह मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था कि आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। उत्तर में लिखना है कि इस कृषि में वृक्षों को जलाकर उनकी राख प्राप्त की जाती है। वृक्षों की राख से भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इस विधि में खेतों का आकार छोटा होता है और इनमें परंपरागत औजारों का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में मनुष्य ने इसी जीवन निर्वाह कृषि का आश्रय लिया था। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इस कृषि में वृक्षों को जलाकर, कब? वृक्षों को जलाकर उनकी राख प्राप्त करते थे। क्या करते थे? राख प्राप्त की जाती थी। वृक्षों की राख, क्या? वृक्षों की राख में भूमि की उर्वरा शक्ति, क्या? उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इस विधि में खेतों का आकार छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है और इसमें परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में मनुष्य ने इसी जीवन निर्वाह कृषि का आश्रय किया था। क्या किया था? आश्रय किया था। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आराम से सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि इस कृषि में वृक्षों को जलाकर उनकी राख प्राप्त की जाती थी। वृक्षों की राख से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। इस विधि में खेतों का आकार छोटा हुआ करता था और इनमें परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ में मनुष्य ने इसी जीवन निर्वाह कृषि का आश्रय लिया था। सेम आंसर लिख सकते हो। झूम खेती पूछता है कि झूम खेती से आप क्या समझते हो? तो झूम खेती में भी यही लिख सकते हैं। झूम खेती में क्या होता था कि एक स्थान से, देखो एग्जांपल समझो, पहले झूम खेती का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर 100 लोग रहते हैं। कितने? 100 लोग। कुछ दिन बाद यहाँ की ऐसे ही उनको पेड़ को काट दिया, जला दिया, उनकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। क्या? बढ़ जाती थी राख प्राप्त करने के बाद। अब यहाँ पर खेती की 8-10 साल, यहाँ के बाद खेती करने के बाद यहाँ की उर्वरता शक्ति कम हो गई, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होगा। क्या? स्थानांतरण। यही 100 लोग जाकर यहाँ बस गए। फिर यहाँ के ऐसे 8-10 साल खेती की, यहाँ पर भी अनाज की पैदावार कम हो गई, तो फिर वो यहाँ रहने लगे, फिर वो यहाँ रहने लगे, फिर वो यहाँ रहने लगे। ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने लगे, रहने लगे। उसी को झूम खेती कहा जाता था। सेम आदिकालीन निर्वाह कृषि है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 41 है हमारा कि गहन कृषि की विवेचना कीजिए। गहन कृषि की विवेचना कीजिए। ये 2023 में एएम के सेट में पूछा गया था कि गहन कृषि की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे गहन कृषि या सघन कृषि। गहन कृषि या सघन कृषि, ठीक है। जीविका कृषि का एक प्रकार है। इसमें भूमि पर अल्प अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। यह श्रम संध्या कृषि है, श्रम साध्य कृषि है, जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में
जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि की विवेचना करना है तो आपको उत्तर में लिख सकते हो कि गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। यह श्रम साध्य कृषि है। क्या है? यह श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको गहन कृषि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इसे और समझते हैं। गहन कृषि वह कृषि है जिसमें पहली बात तो ये अत्यधिक जहाँ जनसंख्या होती है, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। और ये श्रम साध्य कृषि है। कैसी है? ये श्रम साध्य कृषि है। और जहाँ उत्पाद बढ़ाने के लिए, इसमें देखो ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा उत्पाद बढ़ाने के लिए जैव रासायनिक निवेश का और सिंचाई का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी को गहन कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 में पूछा गया था कि सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर में आप लिख सकते हो कि सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार बरकरार रखता है। सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार बरकरार रखता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि सहकारी कृषि में रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। तो सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है तो आप लिखोगे कि सहकारी कृषि में किसान मूल रूप से अपनी भूमि का अधिकार बरकरार रखता है। क्या रखता है? बरकरार रखता है। दूसरा है कि सहकारी कृषि में रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। यही दो पॉइंट हैं सहकारी कृषि की दो विशेषताओं का। इनको अच्छे से याद कर लेना और बोर्ड एग्जाम में आए तो अच्छे से इनको लिख कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे एक ही खेत में कृषि फसल उगाई जाती है और उसी खेत में पशुपालन भी किया जाता है। उसी को मिश्रित कृषि बोलते हैं। मिश्रित का मतलब होता है, देखो मिश्रित की परिभाषा यदि लिखने को आ जाए तो इस तरह लिख सकते हैं कि एक ही खेत में पशुपालन प्लस कृषि की जाती है या पशुपालन एवं कृषि की जाती है, उसी को मिश्रित कृषि बोलते हैं। अब इसकी दो विशेषताएं लिखना है तो एक ही खेत में कृषि फसल उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? पशुपालन भी साथ में किया जाता है, उसी को मिश्रित कृषि बोलते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें कोई भी मौसमी बेरोजगारी नहीं होती है और किसान वर्ष भर इसमें व्यस्त रहता है। क्या रहता है? किसान वर्ष भर इसमें व्यस्त रहता है। इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होता। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए वर्क मिलना अर्थात रोजगार मिलना। एग्जाम्पल के लिए मान लो शादी होती है ना, शादी ब्याह में गेस्ट हाउस जो होता है वो कुछ समय के लिए बुक किया जाता है, इसके बाद वो खाली रहता है। ठीक है। और जो उसको डेकोरेशन का काम होता है वो भी कुछ कुछ दिनों के लिए होता है, इसके बाद वो खाली रहता है। और इस तरह भी हम समझ सकते हैं जैसे चैत का महीना आता है जिसमें हम चैत काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, अनाज काटते हैं। उस समय भी कुछ महीने के लिए ही, कुछ दिनों के लिए ही रोजगार मिलता है लोगों को। कुछ दिन के बाद मौसमी बेरोजगारी के बाद हट जाता है। सर्दी के समय में भी ऐसे बहुत से लोगों का कि रोजगार छूट जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए रोजगार मिले उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो एक ही खेत में कृषि तथा फसल उगाई जाती हो और साथ में पशुपालन भी किया जाता हो, उसी को मिश्रित कृषि बोलते हैं। दूसरा है कि इसमें कोई मौसमी बेरोजगारी नहीं होती है और किसान इसमें वर्ष भर व्यस्त रहता है। कैसा रहता है? किसान वर्ष भर इसमें व्यस्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। 2024 में और 2025 से पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 में, 2025 से पूछा गया था कि प्राथमिक क्रिया के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि आती है। क्या आती है? कृषि आती है, अखेट आता है, मछली पकड़ना आता है और खनन के कार्य शामिल हैं। अब आपको प्राथमिक क्रिया का उदाहरण कैसे देना है मैं आपको एकदम ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कहीं पर प्राकृतिक से संबंधित चीजें आ जाए, कहाँ से? प्राकृतिक से संबंधित चीजें आ जाए तो वहां पर सीधे सीधे आप मार देना प्राथमिक क्रिया। एग्जाम्पल, कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है। अखेट शिकार करना क्या? प्राथमिक क्रिया है। मछली पकड़ना क्या? प्राकृतिक की देन है। खनन क्या है? प्राकृतिक की देन है। मान लो जो तुम्हें समझ में आया कि प्राकृतिक दे रही है
वह उसी को आप मान लो कि ये प्राथमिक क्रिया है। इसमें लिखा भी है प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, उसी को प्राथमिक क्रिया बोला जाता है। इसमें कृषि आता है, अखेट आता है, मछली पकड़ना आता है, खनन आता है। ठीक है। उद्योगों के स्थानांतरीकरण के किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। ये 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया था कि उद्योगों के स्थानांतरीकरण के किन्हीं दो कार्यों का या कारकों का उल्लेख कीजिए। कार्यों का नहीं, कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे पॉइंट डालकर के पहला पॉइंट में लिखेंगे बाजार की निकटता। क्या? बाजार की निकटता। अब मान लो कोई उद्योग है, कोई मान लो छोटा सा कंपनी मान लो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्यों करेगी? कुछ तो उसके कारण होंगे, उन्हीं कारणों का हमें उल्लेख करना है। पहला कि बाजार की निकटता। क्या? बाजार की निकटता। दूसरा कच्चे माल की प्राप्ति पर अभिगम्यता। क्या? अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, पहले अभी समझो। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे श्रम आपूर्ति अभिगम्यता। क्या? श्रम आपूर्ति अभिगम्यता। चौथा पॉइंट है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। और लास्ट पॉइंट है परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। अब इसका क्या मतलब है समझाता हूं कि उद्योगों के स्थानांतरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है बाजार की निकटवर्ती, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वैसे लोगों तक भी चाहे जो विकलांग हैं, वो किसी अदर परिस्थिति में फंसे हुए हैं, उनके पास नहीं जा पा रहा, उनके पास भी जा पाए, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसी को अभिगम्यता बोलते हैं। क्या? अभिगम्यता। अर्थात ये समझ सकते हो कि विकलांग हो मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, एग्जाम्पल वो कैसा व्यक्ति हो उस तक वो चीज को पहुंचाना। जैसे कच्चे माल की प्राप्त तथा अभिगम्यता, यदि ज्यादा लोग होंगे तो कच्चा माल ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। श्रम आपूर्ति अभिगम्यता अर्थात श्रम, जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, उनकी आपूर्ति मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में श्रम मिले। शक्ति के साधन तथा अभिगम्यता मिले, मतलब शक्ति के साधन मिले, जैसे ट्रक है और बड़े से लोडर हैं, ऐसी चीजें मिले जिनमें से हम माल को ज्यादा डिलीवरी कर पाए, ढो पाए। ठीक है। परिवहन एवं संचार पर, परिवहन मतलब साधन, संचार मतलब इंटरनेट अच्छा खासा होना चाहिए, उसमें भी सुविधाओं पर अभिगम्यता होना चाहिए, वो भी अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। बाजार की निकटवर्ती हो जाए, यदि बाजार पास में होगी तो उद्योगों को स्थानांतरण करने में आसानी रहती है। ठीक है। तो उद्योगों के स्थानांतरीकरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारण लिख सकते हो बाजार की निकटता। क्या? बाजार की निकटता। दूसरा लिख सकते हो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? बताओ क्यों कहते हैं? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? ये भी 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि आधुनिक युग की आधारशिला मशीनों के निर्माण पर रखी हुई है तथा मशीनों का निर्माण लोहा इस्पात व्यवसाय पर आधारित है। अतः लोहा इस्पात उद्योग ही सभी व्यवसायों की कुंजी है। अब देखो, लोहा इस्पात को उद्योगों के आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि विदाउट लोहा की आजकल कोई भी मशीनें नहीं बनती हैं। आइडिया लगा? जब मशीनें नहीं बनेंगी तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आधुनिक युग की आधारशिला, आधारशिला क्या? आधारशिला क्या है? आधुनिक युग की आधारशिला है मशीनों का निर्माण। क्या है? मशीनों का निर्माण पर रखी हुई है। ये मशीनों का निर्माण लोहा इस्पात व्यवस्था पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोहा पर, इस्पात पर, व्यवस्था पर आधारित है। अतः लोहा इस्पात उद्योगों की सभी व्यवसायों की कुंजी है। यदि लोहा नहीं होगा तो मशीनें नहीं बन पाएंगी। प्लास्टिक की मशीन बन तो जाएगी पर वो टूट जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी, उतनी तेजी से काम नहीं कर पाएगी। अब देखो, प्लास्टिक की एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक प्लास्टिक की प्लेट आती है और एक लोहे की या स्टील की, बोल दो लोहे की फेंक के देखना, और प्लास्टिक की टूट जाएगी पर लोहे की नहीं टूटेगी। इस वजह से जो मशीनें बन रही हैं वो लोहे की बन रही हैं। किसके बन रही है? लोहे इस्पात से बन रही हैं। इस वजह से लोहा इस्पात को उद्योगों आधारभूत उद्योग इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। ये 2021 में और 22 से पूछा गया। कब? सॉरी, 20-21 से पूछा गया। कब पूछा गया है? 20-21 में पूछा गया है कि कुटीर उद्योग को परिभाषित
कीजिए। आपको कुटीर उद्योग के बारे में बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर पर ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घर में ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं, किनको कहते हैं? उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर पर होता है। कहाँ होता है? घर पर ही किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में किया जाता है, ना कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योग में कुशल कारीगरों द्वारा काम कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से के माध्यम से किया जाता है, वो भी अपने घरों में किया जाता है। वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? घरों में ही ज़्यादातर छोटे जो उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होता है, उनका निर्माण घर पर ही होता है। और उनमें देखो ज़्यादा कुशल कारीगर नहीं, मतलब जो मीडियम के होते हैं, अधिक कुशल कारीगर होते हैं, वो पर घर पर होते हैं, वो अपने घरों के द्वारा ही अपने हाथों से ही उसका निर्माण करते हैं। तो कुटीर उद्योग से हम समझते हैं कि कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन समूह को कहते हैं, उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवा का सृजन अपने घर पर करता है। कहाँ करता है? अपने घर पर ही किया जाता है, और इनको कारखानों में नहीं किया जाता है। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से किया जाता है। अपने घर पर ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा कि किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में 24 में पूछा गया था कि किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम। तो पहला चीनी उद्योग, दूसरा वस्त्र उद्योग, और तीसरा लिख सकते हो कागज उद्योग। क्या? कागज उद्योग भी तो कृषि से आधारित है ना। किससे? कृषि से आधारित है। रबड़ उद्योग क्या कृषि से आधारित है? किससे? कृषि उद्योग रबड़ से आधारित है। ठीक है। चाय उद्योग भी कृषि से होता है। कॉफी उद्योग ईटीसी ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो केवल कृषि पर आधारित होते हैं। तो चीनी और वस्त्र उद्योग हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। ये 2025 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 2025 में पूछा गया है कि विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। किससे बनाना? हाथ से बनाना। अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन करना है। तो विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये लिखो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है विनिर्माण से संबंधित कि विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथों से बनाना, अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन करना से है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, या वर्गीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला पॉइंट डाल है कि सार्वजनिक उद्योग, ऐसे उद्योग जो सार्वजनिक हो। पहले सार्वजनिक उद्योग, फिर निजी उद्योग। कैसे? निजी और संयुक्त उद्योग। यही तीन प्रकार के स्वामित्व के आधार पर होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयं के मालिक। स्वामित्व का मतलब होता है स्वयं के मालिक का काम। ठीक है। स्वयं के मालिक कैसे? सार्वजनिक काम होता है, निजी काम होता है, और संयुक्त उद्योग होता है। ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण लिखिए। तो सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, सफेद कॉलर एवं नीला कॉलर श्रमिकों को विभेद कीजिए। और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण अभी तक ये पेपर में जहां तक नहीं पूछा गया है, पूछा गया होगा तो मैंने सही से देखा नहीं होगा। जहां तक नहीं पूछा गया, ठीक है, क्लियर है कि नहीं पूछा गया। ये पूछा जा सकता है 2026 में। ठीक है, ये 2026 में पूछा जा सकता है, इसको लिख लो। क्वेश्चन 51 है हमारा कि सफेद कॉलर एवं नीला कॉलर श्रमिकों में विभेद कीजिए। ये 2025 में जरूर पूछा गया है कि सफेद कॉलर एवं नीला कॉलर श्रमिकों में विभेद करना है। ये पूछा गया है 2025 में। तो उत्तर में समझते हैं कि सफेद कॉलर क्या? सफेद कॉलर कर्मचारी, अच्छे से समझना, सफेद कॉलर कर्मचारी कार्यालय में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? कार्यालय में काम करते हैं। कहाँ करते हैं? कार्यालय में काम करते हैं। जबकि नीले कॉलर वाले कर्मचारी कारखानों में काम करते हैं। कहाँ? कारखानों या निर्माण स्थलों में काम करते हैं। ठीक है। उत्पादक क्षेत्र में काम करते हैं। पूरा समझो कि सफेद कॉलर कर्मचारी कार्यालय में काम करते हैं। कहाँ करते हैं? कार्यालय में। सफेद कॉलर कार्यालय में। और नीला कॉलर कर्मचारी जो होता है वो कारखानों में काम करता है, निर्माण स्थलों में काम करता है, उत्पादक क्षेत्र में काम करता है। जबकि सफेद कॉलर कर्मचारी प्रबंधकीय
या विशिष्ट पेशेवर काम करते हैं, जबकि नीला कॉलर कर्मचारी शारीरिक काम करते हैं। तो सफेद कॉलर एवं नीले कॉलर में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि सफेद कॉलर कर्मचारी होते हैं वो कार्यालय में काम करते हैं, जबकि नीले कॉलर वाले कर्मचारी कारखानों, निर्माण स्थलों, उत्पादक क्षेत्रों में काम करते हैं। सफेद कॉलर कर्मचारी प्रबंधकीय या विशिष्ट पेशेवर काम करते हैं, जबकि नीले कॉलर वाले शारीरिक काम करते हैं। और सफेद कॉलर वाले मानसिक काम करते हैं, माइंड से काम करते हैं और मेहनत से करते हैं। और जो नीले कॉलर कर्मचारी होते हैं वो शारीरिक काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 52 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए। जहाँ तक ये पीछे भी मैं आपको लिखा चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। ये 2020 में पूछा गया है। जहाँ तक कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है कि कृषि आधारित उद्योग की विवेचना कीजिए। तो कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग आता है। कौन सा उद्योग आता है? चीनी उद्योग आता है, चाय उद्योग आता है, काबा उद्योग आता है, सूती उद्योग आता है, रेशमी एवं जूट के वस्त्र उद्योग आता है, मसाले, अचार, खाद्य तेल, रबड़ तथा फसलों का रस बनाने वाले उद्योग सभी इसी श्रेणी में आते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों की विवेचना कीजिए तो आपको समझ में आ गया। चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कहवा, सूती, रेशमी, जूट, मसाले, अचार, खाद्य तेल, रबड़, फसलों का रस आदि काम करने वाले जो उद्योग होते हैं वे सभी इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नंबर 53 है हमारा कि फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार क्या है, इसकी सेवा को स्पष्ट कीजिए। ये 2020 में पूछा गया था। उत्तर में लिखेंगे वस्तुएं तथा सेवाएं सीधे उपभोक्ता को विक्रय करने की व्यवस्था फुटकर व्यापार सेवा कहलाती है। फेरी वाले, रेडी वाले, देखो फेरी वाले तो आप समझते हो, रेडी वाले का मतलब हो जाए तो ठेली में काम करते हैं, ठेलिया में काम करते हैं, ठेलिया में, ठीक है। डोर टू डोर, कहाँ? डोर टू डोर माल बेचने वाले तथा छोटे दुकानदार इसी के अंतर्गत आते हैं। तो फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। तो समझ में आ गया होगी फुटकर व्यापार क्या है। तो वस्तु एवं सेवाएं सीधे उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब होता है ग्राहक, ठीक है। तो वस्तुएं एवं सेवा सीधे ग्राहक तक या उपभोक्ता को विक्रय करने की, विक्रय मतलब बेच दिया जाता है, की व्यवस्था फुटकर व्यापार कहलाती है। देखो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि वस्तु एवं सेवा सीधे उस व्यक्ति तक बेची जाती है, मतलब उपभोक्ता मतलब व्यक्ति तक बेचा जाता है, भेजा जाता है जिस व्यक्ति को खरीदना होता है, ठीक है। खरीदार को बेच दिया जाता है। उस व्यवस्था को फुटकर व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटकर व्यापार सेवा कहलाती है। इसमें आते हैं फेरी वाले आते हैं, ठीक है, फेरी वाले आपके आसपास में रहते होंगे। रेडी वाले हैं, डोर टू डोर हैं, माल बेचने वाले हैं तथा छोटे दुकानदार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कि दो चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखिए। दो चतुर्थक, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाना, इसमें द्वितीय क्रिया नहीं पूछ रहा, द्वितीय क्रिया नहीं पूछ रहा, चतुर्थक सेवाएं पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है? पर दो के नाम पूछ रहा है, चतुर्थक सेवाओं के नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि दो चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखिए। आप ये मत सोच लेना कि द्वितीय क्रिया के बारे में पूछ रहा है। क्या? द्वितीयक, जैसे चतुर्थ प्राथमिक क्रियक, द्वितीय क्रिया, ऐसे द्वितीय क्रिया के बारे में नहीं, दो चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे लिखा रहता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि साथ में पढ़ा दो चतुर्थक सेवाओं के नाम, मतलब द्वितीय क्रिया के नाम लिखने हैं, आपने लिख दिए, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। कि देखो दो चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखना, तो ये विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थ सेवाओं के में आते हैं। किस में आते हैं? चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। इसमें शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास सेवाएं इनका उदाहरण है। चतुर्थक सेवाएं में उच्च बौद्धिक व्यवस्थाओं से जुड़ी होती हैं। शिक्षा भी उच्च लेवल की होनी चाहिए। शिक्षा तृतीय क्रियाकलाप में आता है। किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में आता है। पर शिक्षा उच्च लेवल की है, कैसी उच्च लेवल की है? तो वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। सूचना भी तीसरे क्रियाकलाप में आता है, पर उच्च लेवल की सूचना चाहिए। शोध चतुर्थ में आता है, ठीक है। और विकास भी चतुर्थ में आता है। जो तीसरे में जो आता है मैंने क्लियर कर दिया कि उच्च लेवल की शिक्षा होगी तो वो आती है चतुर्थ में, ठीक है। तो दो चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखिए। तो विशिष्ट एवं जटिल प्रकार की सेवाओं के कार्यकलाप चतुर्थ सेवाओं में आते हैं। शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास सेवाएं इनका उदाहरण है। चतुर्थ सेवाएं उच्च बौद्धिक व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है अंकीय विभाजक क्या है या अंकीय विभाजन क्या है। यहाँ पर विभाजन कर लो, विभाजन ज्यादा सटीक बैठ रहा है कि अंकीय विभाजन क्या है या अंकीय विभाजक क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अंकीय विभाजन क्या है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने
ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहा जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहा जाता है। अर्थात विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अंतर ही अंकीय विभाजन कहलाता है। तो अंकीय विभाजन क्या है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहा जाता है। ये तो आप यहाँ तक लिख देना, केवल परिभाषा यहाँ तक भी सही है। यदि वो नहीं लिखा तो ये वाली परिभाषा लिख देना, ठीक है। इसे अथवा में मान लो, ठीक है। या करके समझ लो, अर्थात समझ लो कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का अंतर ही अंकीय विभाजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? ये 2025 में पूछा था, पर अंकीय विभाजन अभी तक ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है 2026 में। क्वेश्चन है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? चलो समझते हैं कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होता है जो एक महाद्वीप के आर पार जाकर उसके दोनों छोरों को जोड़ता है, उसी को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होता है जो एक महाद्वीप के आर पार जाकर उसके दोनों छोरों को जोड़ देता है, उसी को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है, या उसी को कहा जाता है। नंबर 61 है हमारा, ओपेक का पूरा नाम क्या है? ओपेक का पूरा नाम क्या है? इस संगठन का मुख्यालय किस नगर में है? ओपेक देशों के नाम लिखिए। ओपेक का पूरा नाम बताइए। इसका संगठन, इस संगठन का मुख्यालय किस नगर में है ये बताना है, और ओपेक के देशों का नाम लिखना है, ठीक है। तो ओपेक क्या? ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसका मुख्यालय वियना नगर में है। ओपेक देश में अर्जेलिया, इक्वाडोर, गैबन, इंडोनेशिया, इराक, ईरान और इराक, नाइजीरिया, कतर, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला देश आते हैं। ओपेक का पूरा नाम क्या है? इस संगठन का मुख्यालय किस नगर में है? ओपेक देशों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछता है कि ओपेक देशों के नाम लिखिए केवल, तो आपको देशों के नाम लिखना होगा। ओपेक का पूरा नाम पूछता है तो ओपेक का पूरा नाम लिख देना, और ओपेक का संगठन कहाँ है तो ये मुख्यालय कहाँ है तो ये भी लिख देना, ठीक है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसका मुख्यालय वियना नगर में है। ओपेक देश में आते हैं अल्जीरिया आता है, इक्वाडोर आता है, गैबन आता है, इंडोनेशिया आता है, ईरान आता है, इराक आता है, नाइजीरिया आता है, कतर आता है, लीबिया आता है, कुवैत आता है, सऊदी अरब आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है और वेनेजुएला आता है। मित्रों, हमने फर्स्ट बुक के लगभग 61 क्वेश्चनों को पढ़ा है, ठीक है। और ये फर्स्ट बुक के थे 61 प्रश्न। अब हम बुक सेकेंड के समझने वाले हैं, चलिए उन्हें भी समझते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है हमारा कि भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख समवर्गों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में 24 में पूछा गया है कि भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख समवर्गों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, आर्थिक दृष्टि से भारत की श्रम जनसंख्या के 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। अर्थात भारत की जो आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो 3 भागों में जनसंख्या को बांटा गया है। कैसी जनसंख्या को? श्रमिक जनसंख्या को। पहला है मुख्य श्रमिक, क्या? मुख्य श्रमिक। दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कि भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख समवर्गों का उल्लेख कीजिए। तो आर्थिक दृष्टि से भारत की श्रमिक जनसंख्या 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है मुख्य श्रमजीव का, दूसरा है सीमांत श्रमजीव का, तीसरा है अश्रमजीव का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। ये आपके हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था कि भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। तो आप कोई भी 2 भाषाओं के नाम लिख सकते हो। तो भारत की 2 प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी और बांग्ला। आप द्रविड़ भी लिख सकते हो, अदर भाषाएं भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न हमारा कि भारत के किन्हीं 2 भाषाई परिवारों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 2 भाषाई परिवारों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो पहला लिखेंगे
हिंद आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। क्वेश्चन था कि भारत के किन्हीं दो भाषाई परिवारों के नाम लिखिए। तो पहले हमें लिखेंगे हिंद आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि भारत के किन्हीं दो राज्यों में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 में पूछा गया है कि भारत के किन्हीं दो राज्यों में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी भाग और मेघालय। क्वेश्चन था कि भारत के किन्हीं दो राज्यों में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। क्या? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक कठोर जलवायु वाले क्षेत्र। जैसे देखो, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मेघालय है। और अधिक कठोर जलवायु वाला क्षेत्र कौन सा है? रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, होती ही नहीं है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक कठोर जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या कम रहती है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी भाग और मेघालय में अधिक वर्षा होती है। तो क्वेश्चन था हमारा कि भारत के किन्हीं दो राज्यों में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और अधिक कठोर जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या कम रहती है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी भाग और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था कि आयु संरचना से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्गों के लोगों के अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। ये जनसंख्या की स्थिति का एक प्रमुख संकेत है। आयु संरचना को जनसंख्या पिरामिड के रूप में भी दिखाया जाता है। क्वेश्चन था कि आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या में अलग अलग वर्ग, आयु वर्ग, क्या? जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। ये जनसंख्या की स्थिति का एक प्रमुख संकेत या संकेतक है। आयु संरचना को जनसंख्या पिरामिड के रूप में भी दिखाया जाता है। क्वेश्चन था हमारा कि आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या के अलग अलग आयु वर्गों के लोगों को आयु वर्गों के लोगों के अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। ये जनसंख्या की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक है और आयु संरचना को जनसंख्या पिरामिड के रूप में भी दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन नॉर्मल सा है और ये 2025 के आईजेट में पूछा गया था कि आयु संरचना से आप क्या समझते हो। तो आप नॉर्मल से इतना लिख देना कि जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्गों के लोगों के अनुपात को आयु संरचना कहते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है हमारा, उत्तर प्रदेश के दो 10 लखीय नगरों की नाम लिखिए। अर्थात उत्तर प्रदेश के दो ऐसे नगरों के नाम बताना है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ये क्वेश्चन 2022 में 23 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के दो 10 लखीय नगरों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर इस प्रकार हैं, जैसे प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर आदि नगर हैं। तो उत्तर प्रदेश के दो 10 लखीय नगरों के नाम लिखिए। तो जिनमें से आप लिख सकते हैं कोई भी जो दो याद हो आपको, केवल दो नाम लिख देना। ठीक है, जैसे मान लो पहले में आपने कानपुर लिख दिया, दूसरे में आपने लखनऊ लिख दिया, बस आपका इतना ही आंसर होगा। और आपको ये भी ऐसे नगर हैं जैसे प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, जिनमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि गैरीसन नगर क्या होते हैं? उनका क्या प्रकरण होता है? प्रकरण का मतलब होता है प्रकार प्लस कार। उनका क्या कार्य होता है? किस मुख्य प्रकार का कार्य होता है? तो गैरीसन नगर क्या होते हैं और उनका क्या प्रकरण होता है? ये क्वेश्चन 2021 में और 25 में पूछा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि गैरीसन नगर छावना क्षेत्र होते हैं। इनका प्रमुख कार्य सैनिक नगर के रूप में होता है। अंबाला तथा उधमपुर गैरीसन नगर है। कैसे हैं? गैरीसन नगर है।
तो गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो उत्तर में लिखेंगे यही कि गैरीसन नगर छावना क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? छावना, छावना, छावनी, छावना, छावनी, छावनी नाम सुना, मतलब एक इलाका जहाँ से केवल सैनिक बनाए जाते हैं। क्या? सैनिक नगर के रूप में होता है। अम्बाला तथा उधमपुर गैरीसन नगर ही है, 2 हैं, ठीक है। एक ये और एक ये। यदि उनका नाम लिखेंगे तो आ जाए कि गैरीसन नगरों के किन्हीं 2 के नाम लिखिए, तो आप लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया था कि पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखेंगे जाति के विलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पुरवा बन जाती हैं। इन्हें पन्ना, पल्ली, नगला या ढाणी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए, तो आपको इतनी लिखना है कि जाति प्रथा के विगलाव के कारण, क्या? जाति प्रथा के विगलाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पुरवा बन जाती है। पुरवा मतलब एक छोटा छोटा इलाका बन जाता है ना। पुरवा किसको बोलते हैं? इलाका को तो बोलते हैं, एक छोटा सा आपका ग्रुप हो, वार्ड हो, उसी को तो पुरवा बोलते हैं। पुरवा बन जाती हैं। इन्हें अन्य नाम से कौन कौन से नाम जानते हैं? पन्ना, क्या? पल्ली, नगला या ढाणी कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो जाति प्रथा के विगलाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पुरवा बन जाती हैं, जिन्हें पल्ली बस्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। ये 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है कि गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे जिन बस्तियों में शहद खंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शहद खंड पाए जाते हैं। उन्हें केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। इनका आकार रैखिक या एल आकृति अथवा आकृति विहीन होता है। तो गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो जिन बस्तियों में शहद खंड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? शहद खंड पाए जाते हैं, उन्हें केंद्रीय ग्रामीण बस्ती कहते हैं। गुच्छित बस्तियों को अदर नाम से पूछे तो केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां नाम लिखकर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां किन्हें कहते हैं। तो आपको याद रखना, गुच्छित बस्तियों को ही केंद्रीय ग्रामीण बस्ती कहते हैं। तो जिन बस्तियों में शहद खंड पाए जाते हैं उन्हें केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। इनका आकार रैखिक, एल आकृति अथवा आकृति विहीन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि अधिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। कि आदिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 में, कि अधिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आप ले सकते हो नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास। क्या ले सकते हो? नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास। क्वेश्चन था कि अधिवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पहले लिख सकते हो नगरीय अधिवास, दूसरा ग्रामीण अधिवास। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि शहद बस्तियों को परिभाषित कीजिए। शहद बस्तियों को परिभाषित कीजिए, 2021 में यह पूछा गया था। उत्तर में लिखेंगे कि शहद बस्तियों वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदान में होता है। कि शहद बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो शहद बस्तियों वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटी के सहारे या उपजाऊ मैदान में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे। मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2025 में पूछा गया है कि मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह, किसी भी प्रकार के या किसी भी आकार के घरों का समूह जहां मनुष्य रहते हैं और लोग इस उद्देश्य के लिए घर और अन्य संरचनाएं बना सकते हैं और अपने आर्थिक समर्थन आधार के लिए कुछ क्षेत्र या भूभाग पर कब्जा कर सकते हैं, उसी को मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करते हो? तो देखो, किसी भी प्रकार का हो या किसी भी आकार का हो, घरों का समूह होना चाहिए जहां मनुष्य रहते हों और लोग इस उद्देश्य के लिए घर और अन्य संरचनाएं बना सकते हैं और उनमें आर्थिक समर्थन आधार के लिए कुछ क्षेत्र या भूभाग पर कब्जा कर सकते हैं। यदि आप इसकी परिभाषा चेंज करना चाहते हैं तो आप कर लेना, ठीक है। कि मानव बस्ती को आप कैसे
प्रभावित कर सकती है। तो आपको अब मानव बस्ती, आप जिस भी इलाके में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, गली में रहते हो, उसके बारे में आपको बताना है कि मानव बस्ती को आप कैसे परिभाषित करोगे। लिखेंगे किसी भी प्रकार और आकार के घरों का एक समूह, क्या समूह, जहां मनुष्य रहते हों और लोग इस उद्देश्य के लिए घर और अन्य संरचनाएं बना सकते हैं। रहने के लिए, किस उद्देश्य के लिए, रहने के लिए बना सकते हैं। अपने आर्थिक समर्थन आधार के कुछ क्षेत्र या भूभाग पर कब्जा कर सकते हैं। इसी को मानव बस्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि भारत में मलिन बस्तियों की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में मलिन बस्ती अर्थात गंदी बस्तियों की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 2025 में पूछा गया है। उत्तर में लिखेंगे अत्यधिक भीड़ भाड़, क्या, अत्यधिक भीड़ भाड़, सीलन और दुर्गंध युक्त आवास, तंग गलियां, नागरिक सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तनाव आदि। तो भारत में मलिन बस्तियों की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो अत्यधिक भीड़ भाड़, दूसरा है सलीन और दुर्गंध युक्त आवास, तीसरा तंग गलियां, चौथा है नागरिकों की सुविधाओं का अभाव है, क्या है, अभाव है, और आर्थिक तनाव है, क्या है, आर्थिक तनाव आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 2022, 23 और 24 में पूछा गया था कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 2022, 23 और 24 में पूछा गया था। उत्तर में लिखेंगे भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप इस प्रकार हैं: आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप आदि। ठीक है, तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप इस प्रकार हैं। पहला है आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और तारा प्रतिरूप और तीर प्रतिरूप आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि सन्नगर को परिभाषित कीजिए। समथिंग ये क्वेश्चन 2026 में देखने को आपको मिल सकता है कि सन्नगर को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जहां एक या दो मुख्य नगर अथवा उनके आसपास अनेक उपनगर जो परिवहन के साधनों के कारण मुख्य नगर मिलकर सन्नगार कहलाते हैं। कोलकाता के सन्नगारों में हड़वा ब्रिज का नाम तो आपने सुना ही होगा, अलीपुर, दमदम, बहरानगर, रघुनाथ, श्रीराम, हुलगी आदि उपनगर शामिल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि सन्नगार को परिभाषित कीजिए। आपको सन्नगार के बारे में बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे जहां एक, पहले समझना, जहां एक या दो प्रमुख नगर अथवा अनेक उनके आसपास अनेक उपनगर जो परिवहन के साधनों के कारण मुख्य नगर से मिलकर सन्नागार कहे जाते हैं। उन्हीं को जो मिल जाते हैं, देखो पहले बात तो कुछ नगर हैं जहां एक नगर या दो प्रमुख नगर हो सकते हैं अथवा अनेक, उनके पास अनेक उपनगर को जो मिलाकर एक बनाते, उन्हीं को सन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्नागार कहते हैं। क्वेश्चन हमारा कि सन्नागार को परिभाषित कीजिए। जहां सॉरी जहां एक या दो मुख्य नगर अथवा उनके आसपास अनेक नगर जो परिवहन के साधनों के कारण मुख्य नगर में आकर मिल जाते हैं, क्या, आकर मिलकर सन्नागार कहे जाते हैं, उन्हीं को सन्नागार कहते हैं। कोलकाता के सन्नागारों में हावड़ा ब्रिज शामिल है, अलीपुर शामिल है, क्या, अलीपुर, दमदम शामिल है, क्या शामिल है, दमदम, बराह नगर शामिल है और रघुनाथ जी शामिल है, श्री रामपुर शामिल है, हुगली नदी का आपने नाम सुना होगा तो हुगली शहर भी इसमें स्थित आता है, आदि उपनगर सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में 22-23 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 22-23 में पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों का प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? सघन आदिवास, क्या, सघन आदिवास, अर्धसघन आदिवास और प्रकीर्ण या बिखरा आदिवास, क्या, प्रविकीर्ण या बिखरा आदिवास। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं: सघन आदिवास, अर्धसघन आदिवास
और प्रविकिरण या बिखरा अधिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि प्रकीर्ण बस्तियों को परिभाषित कीजिए। किनको? अब आपको प्रकीर्ण बस्तियों को परिभाषित करना है। तो उत्तर में लिखेंगे, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि प्रकीर्ण बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस बस्ती में घरों की संख्या या एक या कुछ घरों तक सीमित होती है। ऐसे अधिवास दूर दूर तक बिखरे या छितराए होते हैं। इस प्रकार के अधिवास प्रधानतः पर्वतीय ढाल, पठार की कटी फटी भूमि, अनुपजाऊ तटीय तथा बड़े बड़े फार्मों तथा आदिवासी क्षेत्रों में मिलते हैं। कहता है कि प्रकीर्ण बस्तियों को परिभाषित कीजिए। क्या? प्रकीर्ण बस्तियों को परिभाषित कीजिए। इसी को बिखरा अधिवास भी बोलते हैं। तो इस बस्ती में घरों की संख्या एक या कुछ घरों तक सीमित होते हैं। अब देखते हो, जैसे कोई नया इलाका है तो वहाँ पर दूर दूर एक दो घर मिलेंगे आपको देखने को इलाके, फिर कुछ समय बाद वहाँ पे 8-10 साल बाद काफ़ी घर हो जाते हैं। तो पहले बिखरा घर होता है ना, कि इस बस्ती में घरों की संख्या एक या कुछ घरों तक ही सीमित होती है। ऐसा अधिवास दूर दूर तक बिखरे या छितराए होते हैं। कैसे होते हैं? छितराए होते हैं। इस प्रकार के अधिवास प्रायतः प्रधानतः पर्वतीय ढाल पर, कहाँ? पर्वतीय ढाल पर, पठार की कटी फटी भूमि पर, अनुपजाऊ तटीय क्षेत्र पर तथा बड़े फार्म तथा आदिवासी क्षेत्रों में ही तन के खेत या घर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के दो प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो ये 2024 में पूछा था। क्या पूछा गया था 2024 में? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो भारत के दो प्रमुख उपजाऊ राज्यों के नाम लिखना था। तो उत्तर प्रदेश जो गेहूं उत्पादक हो, क्या हो? गेहूं उत्पादक। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 19 है हमारा कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था कि बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि वह भूमि जिसमें कृषि करना कठिन है बंजर भूमि कहलाती है। वह भूमि जिसमें कृषि करना कठिन है बंजर भूमि कहलाती है। जहाँ पर फसल उगती नहीं तो उसे बंजर ही बोलेंगे ना, बंजर भूमि कहलाती है। जबकि वह अपरिचित भूमि जिसे कुछ समय बाद कृषि योग्य बना लिया जाता है, क्या? कृषि योग्य बना लिया जाता है, उसी को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। तो बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। तो वह भूमि जिसमें कृषि करना कठिन है बंजर भूमि कहलाती है, जबकि वह अपरिचित भूमि जिसे कुछ समय बाद कृषि योग्य बना लिया जाता है उसी को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निवल बोया, क्या? निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में 24 में पूछा गया था कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। उत्तर में लिखेंगे राष्ट्र के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का वह भाग जो फसलें उगाने में प्रयुक्त होता है निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। जबकि निवल बोया गया क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का योग सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। तो निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर लिखना है। तो राष्ट्र के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का वह भाग जो फसलें उगाने में प्रयुक्त होता है निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। जबकि निवल बोया गया क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र का योग सकल बोया गया का क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन है कि निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। ये 2020-24 में पूछा गया है। तो राष्ट्र के संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का वह भाग जो फसलें उगाने में प्रयुक्त होता है निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। जबकि निवल बोया क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र का योग सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि सूक्ष्म कृषि तथा अद्र कृषि में अंतर बताइए। सूक्ष्म कृषि तथा अद्र कृषि में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में, 22 में, 23 में, 25 में पूछा गया है कि सूक्ष्म कृषि तथा अद्र कृषि में अंतर आपको बताना है। उत्तर में लिखेंगे कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि सूक्ष्म कृषि कहलाती है। इससे अधिक वर्षा वाले भाग में अत्यधिक पानी चाहिए ये चाहने वाली फसलों की खेती करना आर्द्र कृषि कहलाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि, क्या? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि सूक्ष्म कृषि कहलाता है।
इससे अधिक वर्षा वाले भाग में अत्यधिक पानी चाहिए चाहने वाली फसलों की खेती करना उसे आर्द्र कृषि कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में अंतर लिखिए। तो एक बार इसको और समझते हैं कि 75 सेंटीमीटर या सेमी, ठीक है, से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में की जाने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाता है तथा इससे अधिक वर्षा वाले भाग में या भागों में अधिक पानी चाहिए या चाहने वाली फसलों को अधिक पानी चाहने वाली फसलों को की खेती करना आर्द्र कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कि साझा संपत्ति संसाधन का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि साझा संपत्ति संसाधन का क्या अर्थ है। उत्तर में लिखेंगे सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। सामुदायिक वन तथा चारागाह इसके उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों को क्या सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। सामुदायिक रूप से वन आते हैं, वो सभी के होते हैं, साझा कर सकते हैं, और चारागाह जहाँ पशु को चराते हैं। तो क्वेश्चन था कि साझा संपत्ति संसाधन का क्या अर्थ है। तो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। यह सामुदायिक रूप से वन और चारागाह इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। उत्तर में लिखेंगे कि एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी योजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं। तो एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी योजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में जल प्रदूषण के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन तो पर्यावरण से संबंधित है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में 3 सेटों में पूछा गया था कि भारत में जल प्रदूषण के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखेंगे कि गंदे पानी तथा कीचड़ इत्यादि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। गंदे पानी तथा कीचड़ इत्यादि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दूसरा लिख सकते हैं कि बहुत से अम्ल तथा खनिज तत्वों के जल में मिश्रित हो जाने से जल प्रदूषण हो जाता है। गंदे पानी तथा कीचड़ इत्यादि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दूसरा पॉइंट है कि बहुत से अम्ल तथा खनिज तत्वों के जल में मिश्रित हो जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। और तीसरा है, और सबसे मेन भी यही है, कि रासायनिक उर्वरक, सिंथेटिक गैस, कंपाउंड तेल तथा पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कूड़ा करकट आदि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। रासायनिक उर्वरक, सिंथेटिक जैविक कंपाउंड, तेल तथा पेट्रोलियम, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कूड़ा करकट आदि जल का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। ये 2023-24 में पूछा गया था। उत्तर में लिखेंगे छत प्रणाली। क्या छत प्रणाली। सेकेंड पॉइंट है भूमिगत टैंक विधि वर्षा जल संग्रहण की दो प्रमुख विधियां हैं। वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला तो छत प्रणाली है, दूसरा है भूमिगत टैंक विधि। वर्षा जल संग्रहण की दो प्रमुख विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत के दो अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के दो अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में, 24 में और 23 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत के दो अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। आपको कोई दो के लिख देना है। आप लिख सकते हो झारखंड एंड बिहार, झारखंड एंड बिहार लिख सकते हो, पर हम पूरे पढ़ेंगे कौन कौन से राज्यों में अभ्रक पाया जाता है। तो भारत में अभ्रक झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो भारत के दो अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो भारत में अभ्रक झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारत के दो परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2020 में और 21 में पूछा गया था। और अथवा मतलब इसी को घुमाकर दूसरे शब्दों में पूछता है कि भारत की महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। भारत की महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 में और 25 में पूछा गया था। सेम आंसर दोनों में लिखना है, पर क्वेश्चन में अंतर देखो कितना ज्यादा है। भारत के दो परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए।
अथवा भारत के महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का नाम लिखिए। चलिए समझते हैं। उत्तर में लिखेंगे परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यदि आपको नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा लिखने को आ जाए तो आप लिख देना कि परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ये तारापुर, कहाँ? तारापुर, रावत भाटा, नरौर, कल्पक्कम, कैगा तथा काकमपारा में नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र स्थित है। क्वेश्चन था कि भारत के 2 परमाणु शक्ति संयंत्रों के नाम लिखिए। आप कोई 2 लिखना तो आप लिख सकते हो, तारापुर और रावत भाटा। क्या? रावत भाटा, या फिर आप नरौरी भी लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अथवा में पूछता है कि भारत की महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हम सबसे पहले समझेंगे नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो परमाणु खनिजों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तारापुर, रावत भाटा, नरौर, कल्पक्कम, कैगा तथा काकापारम में नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन 2023 में और 25 में पूछा गया इस तरह। और अथवा में ये दूसरे शब्दों में पूछता है एग्जामिनर कि किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में, 22 में और 24-25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन बता रहा हूं तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद जरूर कर लेना कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। अपारंपरिक, और वो कह रहा है गैर परंपरागत, तो मतलब एक ही वर्ड है पर इनका थोड़ा शब्दों घुमा दिया, तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ऊर्जा के अपरंपरागत और गैर परंपरागत ये दोनों शब्द एक ही होता है, बस कहने का अर्थ अलग है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा तथा गोबर गैस आदि ऊर्जाएं हैं। तो किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख करना, कोई 2 का, तो आप लिख देना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। पर हम सारे के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो ऊर्जा के अपरंपरित स्रोत होते हैं वो सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस तथा गोबर गैस ऊर्जा आदि हैं। ये कैसे हैं? ये सब नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे हैं? ये सभी नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंगी ऊर्जा, बायोगैस, गोबर गैस आदि ऊर्जाएं, ये सब कैसी हैं? ये सब नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करना है। पहला है बॉम्बे हाई, क्या? बॉम्बे हाई। दूसरा है जामानगर, कौन सा? जामानगर, ये कहाँ है? गुजरात में है। जामानगर कहाँ है? गुजरात में है। और बम्बई हाई कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादकों क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो पहले बम्बई हाई, दूसरा जामानगर, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि भारत के 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। भारत के 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो कोई 2 के नाम लिखना है। तो उत्तर में आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो आपको याद भी होगा पहले से, तो कोई 2 लिख देना। तो पहले लोहा अयस्क, तांबा, सोना, चांदी आदि ये धात्विक खनिजों के उदाहरण है। कोई 2 के नाम लिखना है, आप सोना, चांदी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखिए। भारत में कोयला उत्पादक के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखना है। ये क्वेश्चन 2020 में और 23 में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। आपको कोई 2 लिखने हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इनको याद भी कर लेना। बस आप 2 के नाम लिख लेना कि आपको याद बना रहे कि भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो आप लिख लेना झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बस आगे छोड़ दो, ये याद रखना। अब पेपर में बस सेम ऐसे ही लिख के आना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम को सामाजिक लाभ क्यों है। ये क्वेश्चन 2020 में, 23 में, 24 में, 25 में पूछा गया है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मतलब जो क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं।
उत्तर में समझते हैं कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय कार्यक्रम परिवहन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा विद्युत की सुविधाओं के रूप में सामाजिक लाभ हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं? तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय कार्यक्रम में परिवहन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार तथा विद्युत की सुविधाएं, विद्युत मतलब बिजली की सुविधाओं के रूप में सामाजिक लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। इसमें कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। एग्जाम्पल आपको घुमा सकता है कि सतत विकासीय इतना कोई पूछेगा आपसे कि सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए, इसका क्या अर्थ है, इससे आपका तात्पर्य क्या है। ठीक है, इस तरह भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी 2021 में, 22 में और 25 में पूछा गया था। उत्तर में लिखेंगे कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि सड़क परिवहन के 2 लाभ बताइए। ये कितना इजी क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। और आपसे देखो, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, पाइपलाइन ही, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सड़क परिवहन के 2 लाभ बताओ। तो पहला, यातायात के सस्ता एवं सुगम साधन है। कैसा? सस्ता भी है और सुगम भी है। दूसरा है, सड़कें गांवों को नगरों से जोड़ती हैं। सड़कें जो होती हैं गांवों को नगरों से जोड़ती हैं। किनको? गांवों को नगरों से जोड़ती हैं। तो सड़क परिवहन के 2 लाभ बताइए। तो यातायात का सस्ता एवं सुगम साधन है, सड़कें गांवों को नगरों से जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों का नाम बताइए। परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों का नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे परिवहन सवारियों तथा वस्तुओं को ढोने के क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करता है। किसको अभिव्यक्त करता है? परिवहन सवारियों को तथा वस्तुओं को ढोने के क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करता है तथा अर्थात दर्शाता है। परिवहन क्या दर्शाता है, क्या क्रियाकलाप होता है? तो परिवहन जो होता है वो सवारियों मतलब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तक तथा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तक, ढोने के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसको ढोना ही बोलेंगे, ढोने के क्रियाकलाप को वो दर्शाता है। इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। पहला है स्थल परिवहन, जिससे हम सड़क परिवहन बोलते हैं। क्या? स्थल परिवहन मतलब सड़क परिवहन। जल परिवहन, क्या हम जहाजों द्वारा भी माल को एक्सपोर्ट नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। वायु परिवहन, क्या? वायु परिवहन, वायुयान द्वारा भी, जैसे बहुत दूर ले जाना है, बहुत जहां से हम समुद्र मार्ग से भी नहीं जा सकते, तो वायुयान द्वारा ले जाया जाता है। तो परिवहन किन क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो परिवहन सवारियों तथा वस्तुओं को ढोने का क्रियाकलाप को अभिव्यक्त करता है। इसके 3 प्रकार हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि साइबर स्पेस का क्या अर्थ है? साइबर स्पेस का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, तो इसे भी टिक लगा लेना और इसे भी नोट कर लेना कि साइबर स्पेस का क्या अर्थ है। तो उत्तर में लिखेंगे कि साइबर स्पेस कंप्यूटर का वह काल्पनिक स्थान है। क्या? काल्पनिक स्थान है। पहले बात तो ये समझो, कैसा है? वास्तविक नहीं है, काल्पनिक स्थान है। साइबर स्पेस कंप्यूटर का वह काल्पनिक स्थान है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संवाद, सूचनाओं तथा तस्वीरों का आदान प्रदान होता है, उसी को साइबर स्पेस कहा जाता है। तो साइबर स्पेस का क्या अर्थ है? तो साइबर स्पेस कंप्यूटर का वह काल्पनिक स्थान है। कैसा है? ये पहली बात तो एक काल्पनिक स्थान है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संवाद, सूचनाओं और तस्वीरों का आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को क्या कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का क्या अर्थ है? उत्तर में लिखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता 4 महानगरों को जोड़ने वाली 4 से 6 लाइन वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का क्या अर्थ है?
या फिर इनमें ये भी आ सकता है कौन कौन से शहर शामिल हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में, कौन कौन से शहर शामिल हैं। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, 4 महानगरों को, ये कैसे, ये महानगर हैं, कैसे महानगरों को जोड़ने वाली 4 से 6 लाइन वाली सड़कें, कैसी 4 से 6 लाइन वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं में कौन कौन से महानगर शामिल है? तो दिल्ली शामिल है, मुंबई शामिल है, चेन्नई शामिल तथा कौन शामिल है? कोलकाता शामिल है। ये कैसी लाइनें होती हैं? ये 4 से 6 लाइनें वाली महामार्ग क्या होती हैं? राजमार्ग होती हैं। इन्हीं को राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय रेल कृषि उद्योग, व्यापार तथा प्रशासन में बड़ा सहयोग करती है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। देखो कि अब रेलगाड़ी का नाम सुना होगा जिसमें माल ढोती है, मालगाड़ी का नाम, एक रेलगाड़ी होता है, एक मालगाड़ी होता है, एक जिनमें लोगों को ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उस एक ऐसी रेलगाड़ी होती है जिसमें मतलब कच्चे मसाले को, माल को ले जाए, जैसे गिट्टी है, सीमेंट है, सरिया है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोयला है बड़ी मात्रा में, जैसे हमको अब हजारों टन ले जाना है तो किस में ले जाएंगे? ट्रक में तो ले जा नहीं पाएंगे, एरोप्लेन भी ले जाता नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं? ट्रेन से ले जाते हैं। तो ये उद्योग मतलब व्यापार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, प्रशासन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि में भी इसका महत्वपूर्ण, क्योंकि खाद यूरिया को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा खर्च आता है, इसलिए रेल का उपयोग किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का महत्व बताइए। तो भारतीय रेल कृषि उद्योग, व्यापार तथा प्रशासन में बड़ा सहयोग करता है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु यातायात के 2 महत्व बताइए। अब देखो वायु यातायात से संबंधित 2 महत्व आ गए। सड़क परिवहन से भी आपसे पूछा जा सकता है, पाइपलाइन से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया था INSET में, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु यातायात के 2 महत्व बताइए। तो पहला हम लिख सकते हैं कि वायु परिवहन समय की बचत करता है। क्या करता है? समय की बचत करता है। अब मान लो कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है, एग्जाम्पल मान लो आपको घर से स्कूल जाना, पैदल जाओगे तो मान लो 10 मिनट लगेगा, अब बाइक से जाओगे 8 मिनट लगेगा, उससे भी कोई अच्छी बाइक में जाओगे तो 4-5 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब यदि मान लो आपको किसी एक देश से दूसरे देश में जाना है तो आप 4 पहिए से जाओगे तो बहुत समय लगेगा, रेल से भी जाओगे तो बहुत समय लगेगा, कार से बाइक से जाओगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए हम वायु परिवहन का यूज करते हैं जिसमें हमें कम समय में हमें वो स्थान पर पहुंचा देता है जिस स्थान पर हमें जाना होता है। तो वायु परिवहन समय की बचत करता है, ये याद रखना, समय की बचत करता है। दूसरा, ये शीघ्र नष्ट होने वाली तथा बहुमूल्य वस्तुओं के परिवहन में सहयोग देकर भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषण करता है। जैसे कोई वस्तु है शीघ्र मतलब जल्दी नष्ट हो जाती है, कैसे जल्दी वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको वो बहुत, तथा वो सब कैसी थी, बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, ठीक है। तो वो परिवहन में सहयोग देकर भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषण करता है। तो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु तथा बहुमूल्य वस्तुओं के परिवहन में सहयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था के पोषण में सहयोग करता है। तो क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था में वायु यातायात के 2 महत्व बताइए। तो वायु परिवहन समय की बचत करता है, दूसरा शीघ्र नष्ट होने वाली तथा बहुमूल्य वस्तुओं के परिवहन में सहयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों का मतलब होता है बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। बंदरगाहों का मतलब होता है वह स्थान जहां पर पानी वाली जहाजें रुकती हैं। क्या पानी वाली जहाजें रुकती हैं, उन्हीं को बंदरगाह बोला जाता है। दूसरा शब्द में पत्तनों बोला जाता है, क्या पत्तन बोला जाता है, पत्तन, ठीक है। तो विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों या बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है संघाई बंदरगाह। कौन सा है? संघाई बंदरगाह। दूसरा है सिंगापुर बंदरगाह। क्योंकि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों का नाम पूछ रहा है। यदि भारत के पूछ जाते तो हम बता सकते थे, भारत में भी देखो जैसे मुंबई है, हल्दिया है, ठीक है, और है देखो गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध है कांडला बंदरगाह भी है, ठीक है। तो विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख पत्तनों या बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो संघाई बंदरगाह और सिंगापुर बंदरगाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे पृष्ठ प्रदेश से आशय
पत्तन, क्या पत्तन मतलब बंदरगाह के उस क्षेत्र से होता है जिस क्षेत्र की कृषि, उपजाऊ खनिजों तथा उत्पादित माल का निपटारा या निपटारा करता है। मतलब इसका क्या मतलब है, देखो अच्छे समझते हैं कि पृष्ठ क्षेत्र से आशय उस बंदरगाह से, यहाँ पर आप देखो पत्तन के स्थान पर आप बंदरगाह भी लिख सकते हो, क्या बंदरगाह से है, उस क्षेत्र से होता है जिसमें कृषि देखो कृषि भी कई प्रकार के, देखो मछली पालन होता है, मछली पालन वो भी एक कृषि है, क्या कृषि है। उस क्षेत्र से जहाँ कृषि, उपजाऊ खनिजों तथा उत्पादित माल का वह निपटारा या निपटाना कर सकता है, उसी को कहा जाता है पृष्ठ क्षेत्र। मतलब निपटारा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है, मार्शल करता है, ठीक है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन 2023 में, 24 में, 25 में पूछा गया है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे मशीनों, वाहनों, चिमनियों तथा जनरेटर से निकलने वाला धुआं, महानगरों का कचरा तथा वनों की आग वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। मशीनों से निकलने वाला अर्थात वाहनों से निकलने वाला धुआं, कैसे, मशीनों से निकलने वाला, वाहनों से निकलने वाला, चिमनियों से निकलने वाला, चिमनियाँ होती हैं जो भट्ठे होते हैं ना, भट्ठे जहाँ ईंटा बनते हैं, ईंटा वहाँ होती है चिमनियाँ, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जनरेटर, शादी ब्याह में जो जनरेटर नहीं लगता, शादी ब्याह में जो जनरेटर लगता है जिससे धुआं निकलता है वो धुआं, ठीक है, निकलने वाला धुआं, तथा महानगरों से कचरा तथा वनों की आग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। अब ये मत कहना कि जनरेटर से छोटा छोटा मतलब कम मात्रा में धुआं निकलता है, पर धुआं देखो जो होता है वायु प्रदूषण होता है, जैसे चींटी होती है, छोटी चींटी होती है पर वो हाथी को भी मात दे देती है, तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बस हौसला होना चाहिए। ओके, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है और ये किस नगर से जुड़ी है। एशिया की बात हो रही है, ना कि किसी देश की बात हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है और वे किस नगर में जुड़ी है। उत्तर में लिखेंगे धारावी, कौन सी, धारावी एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है और ये मुंबई नगर से जुड़ी है। अब मुंबई नगर को सपनों का शहर बोला जाता है, कहते हैं मुंबई नगर में जो जाता है वो सपनों में खो जाता है, तो मुंबई को सपनों का शहर बोला जाता है। अब मुंबई में देखो जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, एक साइड देखोगे तो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं और एक साइड देखोगे तो सबसे गंदी बस्ती भी कहाँ पाई जाती है, मुंबई में ही पाई जाती है। एशिया की सबसे गंदी बस्ती कौन सी है और ये किस नगर में स्थित है, तो गंदी बस्ती का नाम है धारावी। क्या नाम है, धारावी। एशिया की सबसे गंदी बस्ती है, ये मुंबई नगर से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा का होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ। भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ, तो उत्तर में लिखेंगे भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्ति पर न पहुंच पाने के कारण हुआ था। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2026 में, तो इसे जरूर याद कर लेना कि भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ था। तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2025 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्ति न पहुंच पाने के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग का नाम बताइए। जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग का नाम बताइए। तो लिखेंगे जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग का नाम है राइन नदी जलमार्ग। कौन सा है, राइन नदी जलमार्ग। क्या नाम है, राइन नदी जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्यापार असंतुलन से क्या अभिप्राय है। व्यापार असंतुलन से क्या अभिप्राय है। उत्तर में लिखेंगे कि आयात मूल्य का निर्यात मूल्य से अधिक होना। आयात का मतलब होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना। निर्यात का मतलब होता है बेचना। तो आयात मूल्य का निर्यात मूल्य से अधिक होना प्रतिकूल संतुलन कहा जाता है। इसे व्यापार भुगतान बढ़ता है, इससे व्यापार भुगतान बढ़ता है। प्रतिकूल संतुलन का मतलब होता है असंतुलन। क्या होता है, असंतुलन। अनुकूल संतुलन का मतलब होता है कि संतुलन हो रहा है, प्रतिकूल का मतलब होता है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आयात खरीदा गया मूल्य का बेचा गया मूल्य से अधिक होना व्यापार प्रतिकूल असंतुलन कहा जाता है। इसे व्यापार भुगतान बढ़ता है।
अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 और ये लास्ट भी क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आयात व्यापार की विवेचना कीजिए। भारत में आयात व्यापार की विवेचना कीजिए। उत्तर में लिखेंगे भारत में आयात व्यापार विदेशी व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और रसायन चीजें हैं। भारत में आयात व्यापार की विवेचना कीजिए तो भारत में आयात व्यापार विदेशी व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और रसायन हैं। यह था हमारा अंतिम क्वेश्चन। मित्रों, हमने सेकेंड बुक के लगभग 48 क्वेश्चनों को पढ़ा है। लगभग हमने 109 क्वेश्चनों को पढ़ा है। मैंने आपसे 100 क्वेश्चन कहा था, मैंने आपसे 109 क्वेश्चन बताए हैं। ये सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेना और ये बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से पूछे जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।